संबंधित एक प्रश्न के बारे में चर्चा कर ली थी कि रिपोर्ताज क्या है, किसे कहते हैं, तथा प्रमुख रिपोर्ताज लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में बताइए। और ये भी पढ़ा हमने साथ में कि रिपोर्ताज लेखन का प्रारंभ कौन से युग से माना जाता है, यानी कि भारतेंदु युग से माना जाता है, तथा रिपोर्ताज लेखन की वास्तविक परंपरा का प्रारंभ किस लेखक के द्वारा और किस रचना से माना जाता है। आइए अब आज की इस वीडियो के अंतर्गत दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं तथा प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक और उनकी यात्रा वृत्तांत रचनाएं बताइए। पहला जो प्रश्न हमने रिपोर्ताज से संबंधित लिया, दूसरा जो प्रश्न हम ले रहे हैं यात्रा वृत्तांत से संबंधित। यात्रा वृत्तांत क्या है, यह किसे कहते हैं, और प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक और उनकी यात्रा वृत्तांत रचनाओं के बारे में बताइए। देखिए, यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिस विधा को प्रयुक्त किया जाता है उसे यात्रा वृत्तांत या यात्राव्रत या यात्रा कहते हैं। यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिस विधा को प्रयुक्त किया जाता है उसे ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। उसे ही हम यात्रा वृत्तांत या यात्रा वर्णन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा के अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और उनके स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता प्रस्तुत करके पाठकों को उन स्थानों की यात्रा के लिए उत्सुक करना है। यानी कि इस यात्रा वृत्तांत का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान जो हमको अनुभव प्राप्त है और उन अनुभवों को पढ़ने वालों के साथ या पाठकों के साथ बांटना और उन स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता प्रस्तुत करके पाठकों को उन स्थानों की यात्रा के लिए उत्सुक करना है। यात्रा वृत्त लेखन का कार्य भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था। यानी कि रिपोर्ताज लेखन की तरह यात्रावत लेखन का कार्य भी भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था, जो वर्तमान में अपने परिपक्व रूप में एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित है। अब इसके बाद में कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक हैं और उनके सामने उनकी कुछ रचनाएं। देखिए, सबसे पहले हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने रचनाएं यात्रा वृत्तांत लिखे। देहरादून की शिमला यात्रा, दूसरी है स्वामी विमंगलानंद। श्रीधर पाठक ने लिखी, यानी कि देहरादून की शिमला यात्रा। दूसरा है स्वामी मंगलानंद, इन्होंने लिखी मॉरिशस की यात्रा। फिर इसके बाद में है राहुल सांस्कृत्यायन, इन्होंने लिखा तिब्बत में 1.25 वर्ष, दूसरी लिखी मेरी तिब्बत यात्रा, और तथा अगली है मेरी यूरोप यात्रा। तो तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ये किसने लिखी है? राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखी है। दूसरे अगले लेखक हैं आज्ञेय जी।
अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इन्होंने कौन कौन से यात्रा वृत्तांत लिखे? अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये अज्ञेय जी के यात्रा वृत्तांत हैं। इसके बाद में है निर्मल वर्मा, इनका यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी। नेक्स्ट इसके बाद में है मोहन राकेश, इन्होंने लिखा है आखिरी चट्टान पर। फिर आगे है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिका दर्शन। और अगला है उमा नेहरू, इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा युद्ध क्षेत्र की सैर। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के द्वारा हमने ये जाना कि यात्रा वृत्तांत क्या है या यात्रा वृत्त किसे कहते हैं, और यात्रा वृत्त का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसके बाद में हमने प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक कौन कौन से हैं और उनकी यात्रा वृत्तांत से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है इसी यात्रा वृत्तांत से जुड़ा हुआ कि हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए। प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए। हमारे आसपास का क्षेत्र अनेक विविधताओं से पूर्ण है, कि हमारे आसपास का क्षेत्र अनेक विविधताओं से पूर्ण है। इसे जानने, समझने तथा उनकी विविधताओं का आनंद लेने के लिए ही हमें यात्रा करनी चाहिए। कि हमारे आसपास का चारों ओर का जो क्षेत्र है वो विविधताओं से भरा हुआ है, और इसे जानने तथा समझने और उनकी विविधताओं का आनंद लेने के लिए हमें यात्रा करनी चाहिए। इससे यानी कि यात्रा करने से व्यक्ति को अपने जीवन के दबावों से या तनावों से कुछ समय के लिए स्वतंत्रता मिल जाती है। यानी कि यात्रा पर जाने से व्यक्ति को अपने जीवन में जो तनाव या दबाव से कुछ समय के लिए स्वतंत्रता मिल जाती है। इसके माध्यम से नए वातावरण परिस्थितियों तथा व्यक्तियों के साथ अधिक स्वस्थ व स्वाभाविक संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए जीवन को आनंदपूर्ण जीने के लिए यात्रा करनी चाहिए। तो हमने इस प्रश्न में ये जाना कि हमें या व्यक्ति को यात्रा क्यों करनी चाहिए, कि हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है वो अनेक प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ है, तो उसे जानने और उसकी विविधता का आनंद करने के लिए हमें यानी कि यात्रा करनी चाहिए। व्यक्ति क्या है कि अपने जीवन में कुछ दबावों से यानी कि तनावों से परेशान हो जाता है, तो ऐसे दबाव और तनाव से कुछ समय के लिए राहत पाने के लिए उनको स्वतंत्रता मिल जाती है यात्रा वृत्तांत के द्वारा, और यात्रा के माध्यम से नए वातावरण या परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ अधिक स्वस्थ और स्वाभाविक संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति का जो जीवन है आनंदपूर्ण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए यात्रा करनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है इसी से टॉपिक से जुड़ा हुआ है कि प्रश्न आ जाए कि यात्रा की विशेषताओं के संबंध में मोहन राकेश के क्या विचार थे। यात्राओं की विशेषताओं के संबंध में मोहन राकेश के क्या विचार थे। मोहन राकेश के अनुसार यह किसी यात्री को तटस्थ दृष्टि देता है। यानी कि जो यात्रा वृत्तांत है वो किसी भी यात्री को एक तटस्थ दृष्टि देता है, जो रोज के संघर्षपूर्ण जीवन में रहकर
प्राप्त नहीं की जा सकती। यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने जीवन के निकट वातावरण से हटकर अपनी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त हो जाता है तथा उसके मन में कोई हीनता नहीं रहती है। इस प्रकार नए वातावरण व परिस्थितियों में अपनी आंतरिक प्रकृति या स्वभाव के अनुकूल होकर जी सकता है और यह थोड़ा सा जीवन भी साधारण रूप से जिए गए अनेक वर्षों के जीवन की तुलना में अधिक सार्थक प्रतीत होता है। तो ये विचार यानी कि मोहन राकेश के किसके संबंध में थे? यात्राओं की विशेषताओं के संबंध में। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि यात्रा वृत्तांत लेखन के विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न को फिर से सुने। यात्रा वृत्तांत लेखन के विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो देखिए, यात्रा वृत्तांत के लेखन के विकास पर कि अन्य गद्य विधाओं की तरह ही यात्रा वृत्तांत लेखन की शुरुआत भी भारतेंदु युग से ही हुई है। यानी कि जिस प्रकार से रिपोर्टाज है या यात्रा वृत्तांत है, इन सभी विधाओं का यानी कि लेखन की जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से हुई मानी जाती है। यात्रा वृत्त लेखन की दिशा में भारतेंदु युग के अनेक लेखकों ने अपना योगदान दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रा वृत्त की अनेक रचनाएं लिखी जो इनकी पत्रिका कवि वचन सुधा के अंकों में प्रकाशित हुई, जिसमें सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय है। भारतेंदु जी के अलावा बालकृष्ण भट्ट ने गया यात्रा, प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा नामक रचनाएं लिखी हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के द्वारा यात्रा वृत्तांत लेखन के विकास के बारे में हमने जाना। इसके बाद से हमारा एक नया बिंदु शुरू हो रहा है, डायरी लेखन। दो टॉपिक हमारे इसमें से हो गए। एक है यानी कि रिपोर्टाज, दूसरा है यात्रा वृत्तांत। थर्ड नंबर पर है डायरी लेखन। डायरी लेखन क्या है या इसका उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, डायरी जिसे हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है, डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन की घटनाओं का ब्यौरा या जानकारी होती है। यानी कि जो डायरी होती है वो सामान्यतः किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन की घटनाओं का ब्यौरा या जानकारी होती है। विद्यालय में अध्यापक द्वारा डायरी लिखवाई जाती है तथा विद्यालय की गतिविधियों की सूचनाएं भी डायरी में लिखवाई जाती हैं। किंतु साहित्य की इस विधा को आज थोड़ा अलग समझा जाता है। तो हमने जाना कि डायरी जिसे हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है और किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन की घटनाओं का ब्यौरा
या इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? डायरी से प्राप्त होती है। वहीं विद्यालय में अध्यापक द्वारा डायरी लिखवाई जाती है तथा विद्यालय की गतिविधियों की सूचनाएं भी डायरी में लिखवाई जाती हैं। किंतु साहित्य की इस विधा को आज थोड़ा अलग समझा जाने लगा है। अब इसके बाद में आता है डायरी का वर्गीकरण। डायरी का वर्गीकरण। तो डायरी साहित्य का वर्गीकरण एक है, पहली है व्यक्तिगत डायरी। क्या होती है व्यक्तिगत डायरी? इस डायरी का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। यानी कि व्यक्तिगत डायरी है, ये व्यक्तिगत डायरी का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है, जिसमें लेखक अपने जीवन की घटना, प्रसंगों, निजी अनुभूतियों, विचार या आवश्यक तत्वों को लिखता रहता है तथा ये गोपनीय होती है। यानी कि जो व्यक्तिगत जो डायरी होती है उसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं, प्रसंगों या अपनी स्वयं की अनुभूतियों, विचारों या आवश्यक तत्वों को लिखता रहता है। और जो व्यक्तिगत डायरी होती है वो कैसी होती है? गोपनीय होती है। डायरी का एक दूसरा रूप भी मिलता है जिसे हम कहते हैं वास्तविक डायरी। क्या होती है वास्तविक डायरी? व्यक्तिगत डायरी अपने आप में वास्तविकता लिए हुए होती है। ये जो व्यक्तिगत डायरी है वो अपने आप में वास्तविकता लिए हुए ही होती है। यह वास्तविकता के अत्यंत नज़दीक होती है, इसीलिए इसे यानी कि वास्तविक डायरी कहा जाता है। एक है अगली फिर साहित्य काल्पनिक डायरी। अगली डायरी है काल्पनिक डायरी। क्या होती है काल्पनिक डायरी? इस डायरी में वास्तविकता के साथ साथ कल्पना के तथ्यों को स्थान दिया जाता है। काल्पनिक डायरी होती है कि इस डायरी में वास्तविकता के साथ साथ कल्पना के तथ्यों को भी स्थान दिया जाता है। यह वास्तविक डायरी से भिन्न और यथार्थ के साथ साथ कल्पना को भी सम्मिलित करते हुए पाठकों के लिए रुचिकर बन जाती है। इसके बाद में चौथी डायरी और है, चौथी डायरी का रूप जिसे कहते हैं साहित्यिक डायरी। क्या होती है साहित्यिक डायरी? यह विशेष रूप से पाठकों के लिए लिखी जाती है। यानी कि जो साहित्यिक डायरी होती है वो विशेष रूप से पाठकों के लिए लिखी जाती है। अतः इस प्रकार की डायरी में रचना शैली, सुंदर कल्पना, मनोविश्लेषण, कल्पना और अनुभूतियाँ आदि प्रवृत्तियों का समन्वय होता है। तो इस प्रकार से हमने डायरी के लगभग 4 रूप हमने पढ़े। पहला पढ़ा हमने व्यक्तिगत डायरी, दूसरी हमने पढ़ी वास्तविक डायरी, तीसरी काल्पनिक डायरी और चौथी है साहित्यिक डायरी। इस प्रकार से आज हमने डायरी लेखन से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा की। ये डायरी लेखन क्या है तथा डायरी के कौन कौन से रूप होते हैं। शेष जो बिंदु हमारे बच रहे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट अगली वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।